नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। 3 जून से ईवीएम में छेड़छाड़ साबित करने की चुनौती, हर पार्टी भेज सकती है 3 प्रतिनिधि। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, चुनाव सुधार सबकी जिम्मेदारी। विपक्ष की चुनाव आयोग को खामियां दूर करने की नसीहत, आम आदमी पार्टी की चुनौती, इन्हीं शर्तों पर हमारी मशीन हैक करके दिखाया आयोग। बीजेपी ने हार को बताया बौखलाहट की वजह। गृह मंत्री का चीनी सीमा पर कड़ी चौकसी का निर्देश, कहा नई सड़कों का काम युद्ध स्तर पर जारी, सीमाई इलाकों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर। पाकिस्तान का दावा, जाधव को कानून के तहत सजा, कहा राजनयिक संपर्क का अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने नहीं दिया आदेश, पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल लड़ेंगे अब केस। ईरान में लगातार दूसरी बार जीते राष्ट्रपति हसन रूहानी, कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी को भारी मतों से दी मात, अर्थव्यवस्था में सुधार पर मतदाताओं ने जताया भरोसा। चुनाव आयोग ने 3 जून से राजनीतिक दलों को ईवीएम में हैकिंग करने की चुनौती दी है और इसके लिए राजनीतिक दलों को 26 मई शाम 5 बजे तक आयोग को अपने 3 प्रतिनिधियों के नाम भेजने होंगे, लेकिन किसी विदेशी प्रतिनिधि को इसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने ईवीएम में छेड़छाड़ से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव सुधार सभी की जिम्मेदारी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ के आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग ने शनिवार को ईवीएम और वीवीपीएटी का डेमो दिया। इनमें मशीनों के काम करने के तरीके को दिखाया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, इसका डाटा ट्रांसफर नहीं हो सकता। The Commission is confident and has firm conviction about the integrity, non-tamperability and credibility of our electronic voting machines. आयोग का कहना है और ये दृढ़ विश्वास है कि हमारी ईवीएम्स में कोई भी फ्रीक्वेंसी रिसीवर नहीं है, कोई भी डेटा डिकोडर नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकार का कोडेड सिग्नल वायरलेस के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एंड देयरफॉर नो टेम्परिंग कैन बी कैरिड आउट थ्रू एक्सटर्नल हार्डवेयर्स लाइक वायरलेस, वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइस। आयोग ये साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन पूर्णतया रूल आउट है, क्योंकि बड़े स्ट्रिंजेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। चुनाव आयोग ने 3 जून से राजनीतिक दलों को ईवीएम को हैक करके दिखाने की चुनौती दी है। इसमें हाल के 5 राज्यों में हुए चुनाव में शामिल दलों को मौका दिया जाएगा। इसमें हर दल को 4 घंटे का समय दिया जाएगा। चुनाव आयोग 3 जून 2017 से आगे 3 जून से प्रारंभ करके और आगे तक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंज का आयोजन कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनवाइट्स द नॉमिनीज ऑफ नेशनल एंड स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हु कंटेस्टेड एंड क्लेम्ड दैट द ईवीएम मशीन्स held under the ownership of Election Commission of India and used in recently held General Assembly elections of 5 states were tampered and or these could be tampered even under technical and administrative safeguards of the Commission, and they will have to demonstrate this claim at the Election Commission headquarters. चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर कुछ शिकायतें मिली हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। मशीनों से छेड़छाड़ की आशंका के निराकरण के लिए ईवीएम में वीवीपैट मशीन लगाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा और कांग्रेस सहित कई दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर डेमो के जरिए ईवीएम को हैक करने का दावा किया था। यह सवाल विश्वसनीयता का है, लोकतंत्र का है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का है। निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इस बात को तय करना है कि मतदाताओं के मन में जो भ्रम पैदा हुआ है उस भ्रम को यथाशीघ्र कैसे दूर किया जाए। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और आइए देखते हैं चुनाव आयोग की चुनौती पर राजनीतिक दलों की क्या राय है। चुनाव आयोग को
बजाय चुनौतियां देने के मेरी ये विनम्र राय है उनसे कि उन्हें ये देखना चाहिए कि कहीं ईवीएम के अंदर कोई गलती तो नहीं, और अगर कोई गलती है तो वो सब एक्सपर्ट्स को बुलाएं और उन एक्सपर्ट्स को बुलाकर उसे दुरुस्त करवा लें। ईवीएम को दोष देने की जो नौटंकी कर रहे हैं, इसमें इसका कोई विश्वसनीयता नहीं है। और जहां तक पारदर्शिता का सवाल है, पेपर ट्रेल का सवाल है, हम पूरी तरह सरकार को और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में अगर विपक्षी दल कुछ आशंकाएं और शक शुबा महसूस करते हैं तो चुनाव आयोग का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि उसको पूरा करे। जो टर्म्स एंड कंडीशंस इलेक्शन कमीशन लगा रहा है ईवीएम को हैकिंग के लिए, वही टर्म्स एंड कंडीशंस हम अपनी मशीन के लिए लगाते हैं, जो हमने विधानसभा में टेम्पर करके दिखाया। चुनाव आयोग और उसके एक्सपर्ट्स हमारी मशीन को टेम्पर करके दिखाते उसी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को चीन से सटे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। 5 राज्यों के साथ बैठक में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। राजनाथ सिंह ने आईटीबीपी के जवानों को ज़्यादा चौकसी बरतने की हिदायत दी। वहीं दूसरे कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया कि सैन्य कार्रवाई के दौरान जान गंवाने वाले सभी अर्धसैनिक बलों के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सिक्किम दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग और अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू मौजूद थे, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले इन 5 राज्यों के साथ गृह मंत्रालय के तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से ये बैठक बुलाई गई। गृह मंत्री ने इन राज्यों से सीमावर्ती इलाकों में ढांचागत विकास तेज करने की बात कही। मैंने आज मीटिंग में कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, उनको भी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क। मैंने राज्य सरकारों से भी अपील किया है कि इस संबंध में वो अपनी तरफ से पहल करें। बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, आईटीबीपी के हालात और सभी राज्यों के बीच सुरक्षा के लिए तालमेल मुख्य रूप से चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि चीन से सटे सीमावर्ती इलाकों में 2019 तक 27 सड़कें बनकर पूरी हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच करीब 3,500 किलोमीटर की सीमा पर गश्त लगाने के लिए आईटीबीपी के जवानों को बेहतर सुविधा दी जाएगी। हमारे जवानों के लिए पुरानी जो टेम्पररी बीओपीज हैं, वहां पर बैरक टाइप एकोमोडेशन में परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विद सेंट्रल हीटिंग एंड फ्रीज प्रूफ टॉयलेट्स की योजना भी प्रपोज है, और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेह लद्दाख में यह काम चल रहा है। राजनाथ सिंह ने आईटीबीपी को ज्यादा चौकस रहने की हिदायत दी। इस वक्त आईटीबीपी 173 बॉर्डर आउटपोस्ट के जरिए सीमा की निगरानी रखती है। राजनाथ सिंह ने सभी अस्थायी बैरकों को स्थायी बैरकों में तब्दील करने का भी ऐलान किया। इसके बाद राजनाथ सिंह नाथुला के दौरे पर गए, जहां उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को संबोधित करते हुए एक और अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई के दौरान जान गंवाने वाले सभी अर्धसैनिक बलों के परिजनों को कम से कम 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर व 3 थाना क्षेत्रों में एहतियाती तौर पर लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। इधर एनआईए ने हुर्रियत नेताओं को आतंकी फंडिंग की जांच के लिए समन जारी किया है। आतंकी फंडिंग मामले में नईम खान और दूसरे हुर्रियत नेताओं को एनआईए ने समन जारी किया और पूछताछ के लिए बुलाया है। एनआईए की टीम अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी, नईम खान, फारूक अहमद डार और गाजी जावेद बाबा से पूछताछ के लिए श्रीनगर में है। न्यूज चैनल के स्टिंग में आतंकी फंडिंग के खुलासे के बाद जांच एजेंसी ने प्रारंभिक जांच के लिए मामला दर्ज किया है। The so-called separatist leaders in Kashmir are being funded, perpetuated, sponsored, promoted by Pakistan soil. But it is for once now, after nearly 20-25 years of this protracted phase of militancy, that the present government has decided to proceed ahead with a decisive action. प्रशासन ने श्रीनगर के 3 थाना क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती तौर पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी है।
माना जा रहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रम को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इधर पुलिस कश्मीर घाटी में गुमराह युवकों को मुख्य धारा में लाने और हिंसा से अलग करने के लिए लोगों की मदद लेने की कोशिश कर रही है। प्रायोरिटी ये रहेगी कि यूथ को काउंसलिंग करके, यूथ को एकेडमिक्स की तरफ ध्यान दिलवा के, यूथ को पॉजिटिव उनकी एनर्जीज चैनलाइज करके उनको एक पॉजिटिव तरीके पे लाया जाए। कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए सीआरपीएफ के जवानों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों को बताया जा रहा है ऐसे हालात में कैसे भीड़ को काबू करें। सीआरपीएफ के अधिकारी ने बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता हर स्थिति में नागरिकों के जीवन की रक्षा करना है, जिसमें जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक जो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में उनको सेंसिटाइज किया जाए। इस बातों को ध्यान रखते हुए ही कार्रवाई करें, जिससे किसी तरह का कोई मानवाधिकार की समस्या या किसी तरह के कोई लीगल इम्प्लीकेशंस ना होने पाए। इधर दिल्ली में कश्मीर घाटी के हालात पर कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। पूर्व प्रधानमंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में कश्मीर के कई पार्टी नेता भी शामिल हुए और घाटी के हालात पर चर्चा की। एक दूसरे की सोच से हमने अपने आप को परिचित करवाया और आज जो मौजूदा हालात हैं वादी में, उन पर भी चिंता व्यक्त की और अपनी अपनी बात कही। ये पहली मीटिंग थी। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकी हिंसा और सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में तेजी आई है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के खुलासे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो चले हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने पुलिस को असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए, तो विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने शनिवार को कानपुर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अपराधियों पर सख्ती से लगाम लगाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अपराधियों से सांठगांठ रखने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने को कहा। जिन लोगों के अपराधियों से घोषित माफिया सरगनाओं से संबंध है, ऐसे तत्वों को भी चिन्हित करके उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। उनको गैर जनपद करिए, गैर परिक्षेत्र करिए, गैर जोन भेजने की व्यवस्था करिए। उसके बाद भी कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे तत्वों की बर्खास्तगी की कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपना वादा भूल गई है। ये सरकार प्रदेश की आम जनता को भी शांति, सद्भाव व सुरक्षा का जीवन देने की अपनी पहली संवैधानिक जिम्मेवारी को भी निभाने में स्पष्ट तौर पर अब हमें विफल ही साबित होती हुई नजर आ रही है। इस बीच पुलिस ने मथुरा में 2 सर्राफा कारोबारियों की हत्या के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जमशेदपुर में बच्चा चोरी के आरोप में 4 लोगों को मार दिए जाने के मामले में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी लोगों की मांग है कि जिन लोगों ने उन बच्चा चोरों को मारा उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग भी लिया। कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें बंद रखी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कुछ जगहों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान।
इतिहास के पन्नों पर बिखरी कहानियां, व्यवहार इतिहास से पता नहीं चलता, व्यवहार उपन्यासों से और कहानियों से पता चलता है। इन कहानियों के अनोखे किरदार। वर्मा जी हर चीज के मास्टर, जितने बड़े वो शिकारी, उतने ही बड़े लेखक, उतने ही बड़े संगीतज्ञ, उतने ही बड़े पहलवान। किरदारों पर चलती है कलम धारदार। ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास में उपन्यास, पर वर्मा जी के उपन्यासों में दोनों चीजें एकदम जीवंत मिलती हैं। देखिए विरासत में पहली बार वृंदावन लाल वर्मा का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने दावा किया कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान के कानून के हिसाब से सजा सुनाई गई और पाकिस्तान अगली सुनवाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगा और साथ ही एक नई टीम भेजेगा। कुलभूषण जाधव मामले में अब पाकिस्तान की ओर से वहां के अटॉर्नी जनरल अख्तर औसफ अली शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पाकिस्तान में विपक्षी दलों ने सरकार की रणनीति और वकीलों की काबिलियत पर सवाल खड़े किए थे। और इस मसले पर हमारे साथ पूराजदूत विवेक काजू साहब ऑनलाइन पर हैं। सर, जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से बयान आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आईसीजे में न तो पाकिस्तान की हार हुई है और ना ही भारत को काउंसलर एक्सेस का हक मिला है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी हम जो हियरिंग हुई थी 15 मई को और जो कि प्रोविजनल मेजर्स पे थी, उसमें जो हमारी मांग थी वो कोर्ट ने, अदालत ने मान ली, पूर्ण रूप से मान ली। हमारी जो मांग, असल मांग जो थी वो ये थी कि ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान कोई नहीं करे जब तक ये मामला कोर्ट के निरीक्षण में है कि जाधव को के हितों को, उनकी सुरक्षा को कोई नुकसान हो और या फांसी की सजा जो सुनाई गई है उनको वो कार्यान्वित हो। कोर्ट ने उस पर पाकिस्तान को कड़े आदेश दिए हैं कि पाकिस्तान यही करे और कोर्ट को सूचित करे कि उसने कौन से कदम उठाए हैं कि जिसकी वजह से ये भरोसा हो कोर्ट को कि पाकिस्तान ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। जी, तो हमने जो चाहा था वो हमें मिला। अब जो पाकिस्तान अनाप शनाप कह रहा है वो सही, वो कहता जाए, लेकिन उसके कोई माने नहीं है। जी, और इस बीच एक और जो बात आ रही है कि जो 26 अप्रैल को जाधव की मां ने एक पिटीशन दाखिल की थी, उसके बारे में अब सरताज अजीज साहब कह रहे हैं कि हाँ, एक अर्जी मिली है लेकिन उस पर हम विचार कर रहे हैं। वो उनके विचार कौन कर रहा? अगर अर्जी दी गई है तो वो अदालत के सामने जाती, पाकिस्तान सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं हो सकती। अगर वहां की अदालतें सही हैं, निष्पक्ष हैं और जो काम अदालतों से को मुनासिब होता है करना, वो काम अदालतें करें, तो फिर वो इनके पाकिस्तान हुकूमत के या पाकिस्तानी फौज के विचाराधीन नहीं हो सकता। जी जी, वो तो फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट होता है, कोर्ट के सामने पेश होता है। ये दरअसल बात यह है कि पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है और जाधव के खिलाफ, और निशाने पर जाधव ही नहीं है, मकसद उसके बहुत सारे हैं। पाकिस्तान को ये कहना कि भारत भी वही आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान में जैसा पाकिस्तान ये भारत में करता है, लेकिन जो पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान उम्मीद करता है कि वो इस जरिए हासिल कर लेगा, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उस पर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, नहीं उस पर भरोसा कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया है। कल शाम भूस्खलन से सड़क बंद हो गई थी। यहाँ पर करीब 2000 यात्री फंस गए थे।
एक दिन बंद रहने के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे यात्रियों के लिए फिर से खोल दिया गया। शुक्रवार को भूस्खलन से विष्णुप्रयाग के पास लगभग 2000 यात्री फंस गए थे। शनिवार को 800 यात्रियों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। बाकी बचे यात्री जल्द ही अगले पड़ाव के लिए रवाना होंगे। ये केवल मलबा आया है, कोई रोड वॉश आउट नहीं है, तो इसलिए कोई इतना पैनिक सिचुएशन नहीं है यहाँ पे। और जहाँ तक व्यवस्था का इशू है, हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट कर दी है। बद्रीनाथ से हम लोगों ने यात्रियों को नीचे उतारना शुरू कर दिया। विष्णुप्रयाग से पहले एक रास्ता है, तो वहाँ से हमने घोड़े, खच्चर और कंडियों का इंतजाम कर दिया है। और कुछ यात्री जो पैदल चलने में इच्छुक है, वो भी आने के लिए तैयार हो गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठा रहा है। यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से किए जा रहे कामों की यात्री सराहना कर रहे हैं। टाउन एरिया में नगर पालिका में हमें ऑफिस में जगह दिलवाई और खाने वाने की भी व्यवस्था पूछी हमसे। अब यहाँ के बच्चे हमारे बहुत अच्छे लायक लगे हमें, जिसका कोई जवाब नहीं है। बच्चे वहाँ तक गए। शुक्रवार को विष्णुप्रयाग के नजदीक हाथी पहाड़ में भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया था। रात भर सैकड़ों यात्री फंसे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल को ताज़ा समन जारी किया। ये जांच उस स्ट्रिंग के बाद शुरू हुई थी जिसमें सांसदों और मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को कथित तौर पर धन लेते हुए दिखाया गया। सैमुअल को पहले 18 मई को बुलाया गया था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सैमुअल ने व्यक्तिगत पेशी से इनकार किया था। उन्होंने केरल में ही पूछताछ का अनुरोध भी किया था। अधिकारियों ने बताया है कि सैमुअल से केरल के कोच्चि स्थित ईडी कार्यालय में अब पूछताछ होगी। हसन रूहानी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इब्राहिम रईसी को बड़े अंतर से हराया है। जीत के बाद रूहानी ने कहा कि ईरान के लोग दुनिया से बेहतर रिश्ते चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूहानी को बधाई दी और ईरान से रिश्ते और मजबूत करने की इच्छा जाहिर की। ईरान चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इब्राहिम रईसी को भारी मतों से हराया। रूहानी को 57% वोट मिले हैं, जबकि इब्राहिम रईसी 38.3% वोट ही पा सके। Dr. Rouhani has 23,549,616 votes. That means 57% of the vote. ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति पद के लिए 73% मतदान हुआ था। लोगों के उत्साह को देखते हुए वोट डालने का समय कुछ घंटे के लिए बढ़ाया गया था। रूहानी की जीत को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। वो असली فکر می‌کنم همون قسمت دوم برجام باشه که بخواد بقیه تحریما رو رفع کنه. اصلی ترین هدف خودش هم فکر می‌کنم همین باشه. 68 साल के हसन रूहानी को उदारवादी माना जाता है। उन्हें सुधार और बदलाव के वादे के साथ 2013 में राष्ट्रपति चुना गया था। रूहानी के 4 साल के कार्यकाल में ईरान का 6 देशों के साथ परमाणु समझौता सबसे अहम रहा। माना जा रहा है कि मतदाताओं ने उन्हें पश्चिमी देशों से रिश्ते सुधारने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक और मौका दिया है। वहीं 56 साल के इब्राहिम रईसी की छवि एक कट्टरपंथी नेता की है। उन्होंने गरीबों के लिए काम करने का वादा किया था, लेकिन मतदाताओं ने उन पर भरोसा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराक में हुए आत्मघाती हमलों में 35 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बगदाद और बसरा में आतंकियों ने सुरक्षा जांच चौकियों को निशाना बनाया। विस्फोटक से भरे वाहनों को उड़ा दिया गया। बसरा में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई और 30 लोग घायल हुए। वहीं बगदाद में 24 लोगों की जान चली गई। आतंकी संगठन IS ने दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी ली है। इराक के मोसूल में पिछले 7 महीनों से इराकी सेना और IS के बीच लड़ाई चल रही है। आने वाले वक्त में कपड़े धोने के लिए पानी और डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ARCI हैदराबाद ने ऐसे ही नैनो टेक्सटाइल तकनीक को विकसित किया है, जिसमें सूरज की रोशनी में रखने से ही कपड़े साफ हो जाएंगे। कपड़े हमारे व्यक्तित्व और जीवन का अहम हिस्सा हैं। इसके बार बार इस्तेमाल के लिए इन्हें धोना और सुखाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है।
लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कपड़ों को सिर्फ सूरज की रोशनी में रखना होगा और वो खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। ऐसी ही एक नैनो टेक्सटाइल तकनीक को विकसित किया है हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिकों ने। We already transferred two technology to an industry, especially in nanotextiles and nano silver on textiles, which makes the fabric antibacterial. And this is a lot of famous government manufacturers have launched these projects, for which in 2016 we got Technology National Day Award from President of India. नैनो टेक्सटाइल को बनाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया है, जो सबसे प्रभावी फोटो कैटलिस्ट है। प्रकाश के संपर्क में आते ही टाइटेनियम ऑक्साइड के आयन बैक्टीरिया की कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। ऐसा बैक्टीरिया के साथ साथ दूसरी तरह की गंदगी के साथ भी होता है और कपड़ा साफ हो जाता है। Certainly it's not a magic, it's a nanotechnology. This material, titanium dioxide, is a semiconductor material which absorbs sunlight, some UV rays in the sunlight, and with the help of little moisture in air, which always we have certain humidity in air, with the help of that, by oxidation and reduction process, it will clean, decompose all the organic dirt which is absorbed on the surface. The surface can be anything, it can be fabric, it can be a glass, it can be a wall. वैज्ञानिकों ने इस तकनीक में नैनो सिल्वर का भी इस्तेमाल किया है। उनका ये मानना है कि कपड़ों की नैनो कोटिंग करने से ये कटते नहीं, गीले नहीं होते, साथ ही जीवाणु प्रतिरोधी भी हो जाते हैं। परीक्षणों में इस तकनीक को पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। इस तकनीक से पानी की बचत और वॉशिंग पाउडर जैसे केमिकल से बचाया जा सकता है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने आज विश्व कप के पहले ही चरण में स्वर्ण जीता। भारत ने शंघाई में चल रही प्रतियोगिता में कोलंबिया को फाइनल में शिकस्त दी। भारतीय टीम में अभिषेक वर्मा, चिन्ना राजू, श्रीधर और अमनजीत सिंह शामिल थे। टीम ने कोलंबिया को 226 से 221 से मात दी। भारत ने पहला सेट 58-57 से जीता। इसके बाद टीम ने अपनी बढ़त बरकरार रखी। हालांकि कोलंबिया तीसरा सेट 52-52 में टाई कराने में कामयाब रहा। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।